जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतना ही बड़ी आपकी कामयाबी होगी। दोस्तों, यहाँ तकलीफ़ों से मतलब है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप सफलता पा सकेंगे। अगर आप मेहनत कुछ नहीं करेंगे तो आपको सफलता भी कुछ नहीं मिलेगी। तो आप अगर मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो भारतीय संविधान की अनुसूची क्या है और भारतीय कितनी अनुसूची है भारतीय संविधान में, और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जो हमारी भारतीय संविधान की अनुसूची है वर्तमान में हमारे कुल 12 अनुसूची है। कितने? 12। पर मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, और 8 अनुसूचियों से जब संविधान संशोधन हुआ बढ़ते बढ़ते ये संख्या पहुंच गई 12 पर। और अब इन्हीं 12 के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है, और बहुत ही अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पे, और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले इन 8 के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे मूल संविधान में पहले से मौजूद थी, और उसके बाद जो संशोधन के द्वारा 4 और जोड़ी गई हैं हमारे संविधान में, उन 4 के बारे में फिर एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और देखिए, जब किसी टॉपिक को आप पढ़िए ना, उसको पीछे वाले से जोड़ के पढ़िए, जिससे कि आपको वह टॉपिक समझने में बहुत आसानी हो। तो अब देखिए, हमें पढ़ना है टोटल 12 अनुसूची। तो पहले हम देख लेते हैं 8 अनुसूचियों के बारे में जो कि पहले से संविधान में थी, उसके बाद 4 अनुसूची जो कि बाद में जोड़ी गई संशोधन के द्वारा। तो चलिए पहले जो है 8 के बारे में देख लेते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं। ठीक है। तो 8 अनुसूचियों को पहले देख लेते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले से। अगर आप पहले से स्टार्ट करते हैं, देखिए जो संविधान है, संविधान के पहला भाग ले लीजिए, या पहली अनुसूची ले लीजिए, या फिर पहला अनुच्छेद ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। सब में आपको किसका जिक्र मिलेगा? सब में आपको राज्य का जिक्र मिलेगा। राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र और उसके केंद्र शासित प्रदेश, उसका जिक्र मिलेगा आपको। किसी भी चीज़ में ले लीजिए, चाहे पहला भाग ले लीजिए, या फिर पहली अनुसूची ले लीजिए, या फिर पहला अनुच्छेद ले लीजिए। तो क्या है? राज्य, क्षेत्र, संघ, राज्य, क्षेत्र लिखते हैं। संघ, राज्य, क्षेत्र, और इसमें केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो चाहे आप अनुच्छेद लीजिए, चाहे भाग लीजिए, या फिर अनुसूची लीजिए, सब में पहले में आपको देखने को मिलेगा राज्य, क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश भारत का। ठीक है। और दूसरे अनुसूची को देखिए, इसी से जोड़ के पढ़िए। ये तीनों अनुसूचियाँ, पहली, दूसरी और तीसरी, एक साथ जोड़कर पढ़ते हैं, जिससे कि बहुत ही आसानी से टॉपिक को समझ सकें। तो पहले अनुसूची में क्या हो गया? राज्य, क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखा है। और दूसरे अनुसूची में देखिए क्या लिखा है। अगर देखिए दूसरे अनुसूची में देखते हैं, अगर कोई केंद्र, संघ, राज्य, क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें कुछ पदाधिकारी भी होंगे। तो उन मुख्य पदाधिकारी को, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, यह यूँ कहे कि जो उनके मुख्य पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्तों के बारे में लिखा है। तो क्या है? वेतन और भत्ते।
वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते किसमें? दूसरी अनुसूची में लिखा है वेतन और भत्तों के बारे में, ठीक है। तो संघ में कोई भी जो है पदाधिकारी है, संवैधानिक पदाधिकारी है या केंद्र में है, तो उसके वेतन और भत्ते का उल्लेख हुआ है दूसरी अनुसूची में। और इसमें किन का उल्लेख है वेतन भत्तों में, किस पदाधिकारी का? देखिए इसमें कुछ आते जैसे राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, या राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, या फिर विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, या फिर उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर जो है महालेखा का परीक्षक। इन लोगों का जो है वेतन और भत्ते किसमें है? दूसरी अनुसूची में। आप लोग इन सब का जो है इसी में है, ठीक है। और तीसरी अनुसूची को इसी से जोड़ के पढ़ते हैं। देखिए तीसरी अनुसूची में क्या आ जाएगा, जब इनका वेतन हो गया, इस संघ में है, पदाधिकारी हैं, इनके वेतन भी मिला। अब वेतन मिलने के बाद अब क्या होगा कि इनको जो पद ग्रहण करेंगे शपथ भी लेनी पड़ेगी। तो क्या है इसमें? शपथ का उल्लेख किसमें कर रखा है? शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में कर रखा है। पहले संघ में आए, उसके बाद उनको पद मिला, पदाधिकारी बने, उसके बाद वेतन भत्ते उनके जो है वेतन और भत्ते उनके तय किए गए, उसके बाद उन्होंने शपथ ग्रहण करके अपना पद संभाला, ठीक है। तो आप इस तरह इसको याद करिए। और चौथी अनुसूची देखिए क्या है, तीसरी में तो आप समझ गए ना, जिनका वेतन भत्ता जो है यहाँ दूसरी अनुसूची में, उन्हीं के बारे में, शपथ ग्रहण के बारे में यहाँ तीसरी अनुसूची में लिखा गया है। और चौथी अनुसूची में देखिए, चौथी अनुसूची में क्या लिखा गया है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में कौन से सदस्य कितने की संख्या में किस केंद्र शासित प्रदेश और किस राज्य से चुन के आएंगे, लिखा है इसमें चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य सभा में आने वाले सदस्यों के बारे में, राज्यसभा में प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व के बारे में लिखा है कि जो राज्यसभा में प्रतिनिधि आएंगे वो किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे, उनकी संख्या का उल्लेख कर रखा है चौथी अनुसूची में। और देखिए यहाँ केंद्र शासित से मतलब है जो 3 हमारी केंद्र शासित प्रदेश है, एक जम्मू कश्मीर हो गया, पुदुचेरी हो गया और दिल्ली हो गया। इनमें विधानसभा है, तो विधानसभा इसमें है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश का भी यहाँ नाम आएगा, ठीक है। और उसी क्रम में देखिए आगे चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में कौन से प्रतिनिधि कहाँ से आएंगे, किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से, उनकी संख्या क्या होगी, ये सब, इन सब का उल्लेख चौथी अनुसूची में कर रखा है। और पांचवी अनुसूची में क्या उल्लेख कर रखा है, तो पांचवी अनुसूची में देखिए अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में इसका उल्लेख कर रखा है। तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी अनुसूची एक समान हमने देखा, ठीक है, उसको जोड़ के पढ़ा। चौथी थोड़ी अलग थी और पांचवी, छठवीं इनको जो है एक जोड़ के पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इनके जो प्रशासन, इनका क्षेत्र के जो प्रशासन है उसका उल्लेख कर रखा है पांचवी अनुसूची में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन, ये उल्लेख है पांचवी अनुसूची में, ठीक है। अब इसी से जोड़ के जब छठवीं अनुसूची देखते हैं तो छठवीं अनुसूची में क्या उल्लेख कर रखा है, छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख कर रखा है। देखिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में, और वहाँ नीचे जो है उसी के राज्य का उल्लेख कर रखा है कि इनके जनजाति के प्रशासन के बारे में। तो राज्य कौन कौन से है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। देखिए असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है।
इनके जनजाति क्षेत्र, जो ये जनजाति हैं, इनका उल्लेख यहाँ पर राज्यों के माध्यम से कर रखा है, इनके जो क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। और देखिए ये राज्य आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप एक ट्रिक से याद करिए इसको ना। देखिए आप ये नक्शा आपका भारत का तो याद ही होगा ना, ये भारत का नक्शा आपको याद होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है असम, असम यहाँ पे है। उसके बाद देखिए आता है मेघालय, मेघालय आपका यहाँ पे है, मेघालय। फिर आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा आपका यहाँ पे है। और त्रिपुरा का बाद फिर आता है मिजोरम, मिजोरम आपका जस्ट इसी के बगल है, मिजोरम, यहाँ पे मिजोरम। तो आप इस तरह इसको याद करिए ना। यहाँ पर देखिए असम हो गया, असम के बाद आपका मेघालय हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया और फिर मिजोरम हो गया। तो इस तरह आप मैप को अपने माइंड में बैठा दीजिए जिससे कि आपको ये राज्य बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची आपने देखा कि इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में लिखा है और नीचे उन्हीं राज्यों का उल्लेख कर रखा है। ठीक है, अब आते हैं 7वीं अनुसूची पे। अब 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेख कर रखा है, देखिए 7वीं अनुसूची को याद करने का एक ट्रिक है, सा से क्या होता है सात और सा से क्या होता है सूची। तो क्या है इसमें उल्लेख कर रखा है, सूचियों का उल्लेख कर रखा है, यहाँ पर सूची का उल्लेख कर रखा है। और किन सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ, राज्य और समवर्ती, इन 3 सूचियों का उल्लेख कर रखा है 7वीं में। सा से सूची। तो क्या है इसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखिए ये संघ सूची क्या है, संघ सूची किसे कहते हैं, जिस विषय पर, जिस किसी विषय पर सिर्फ संघ को अधिकार हो नियम बनाने का, कानून बनाने का, वो विषय जो है संघ सूची में रखे जाएंगे। और जो राज्य सूची है, राज्य सूची में जो भी विषय आते हैं उस पर सिर्फ अधिकार राज्य को है उस पर नियम बनाने का। ठीक है, और समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं, समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर संघ और राज्य दोनों ही नियम बना सकते हैं, दोनों ही कानून बना सकते हैं। बट क्या होता है अगर कभी दोनों में टकराव हो जाए कि संघ कहे हम नियम इस पर बनाएंगे, राज्य कहे हम, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये जो संघ है ना ये प्रभावशाली होगा, राज्य प्रभावशाली नहीं होगा। तो समवर्ती सूची में दोनों नियम बना सकते हैं, बट टकराव की स्थिति में या कभी विवाद की स्थिति में संघ जो है उस पर अधिक प्रभावशाली होगा। ठीक है, अब देखिए जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, इसमें कुछ विषयों की संख्या है। तो संघ सूची में कितने विषय हैं, देखिए संघ सूची, संघ सूची जब पहले इसमें कितने विषय थे, पहले इसमें 97 विषय से 97 विषय, और ये बाद में बढ़ के इसको कर दिया गया 100 विषय। संघ सूची में पहले थे 97, फिर बाद में बढ़ के 100 हो गया। और राज्य सूची में संघ को आपको समझ में आया, 97 विषय थे, उसके बाद इसको बढ़ा के कर दिया गया 100। और राज्य सूची में कितने, राज्य सूची में पहले थे 66, उसके बाद इसको घटा के कितना कर दिया 59, 59 विषय। ठीक है, पहले राज्य सूची में 66 और फिर इसको घटा के कर दिया गया 59। अब आती है समवर्ती सूची की बात। आपको ये दोनों तो याद हो गया, संघ में पहले क्या हुआ, बढ़ा, फिर राज्य में विषय की संख्या घट गई, और अब पुनः क्या होगा, समवर्ती सूची में फिर से राज्यों की सूचियों की संख्या फिर से बढ़ जाएगी। तो क्या इसमें थे 47 विषय और अब कितने हो गए, अब हो गए 52। ठीक है, सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ से इसको याद कर सकते हैं कि पहले हमारा विषय कम था, फिर बढ़ गया, फिर राज्य सूची में विषय अधिक थे, घट गए, फिर समवर्ती सूची में विषय जो है कम थे, फिर बढ़ गए। तो क्या यहाँ बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो पहले अगर पहले की संख्या पूछी जाए, पहले आप ये बताएंगे कि पहले जो मूल में था, मूल संविधान में 97 विषय संघ सूची में, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय। और उसके बाद वर्तमान में जो है, वर्तमान में है संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52 विषय। ठीक है, तो ये उल्लेख किस में कर रखा है, ये उल्लेख 7वीं अनुसूची में कर रखा है। ठीक,
अब आ जाते हैं 8वीं अनुसूची पे। 8वीं अनुसूची में क्या उल्लेख कर रखा है? तो 8वीं अनुसूची में देखिए यहाँ पर भाषा का उल्लेख कर रखा है। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख कर रखा है 8वीं अनुसूची में। कितने भाषाओं की? 22 प्रकार की भाषाओं की, 22 भाषाओं का उल्लेख कर रखा है 8वीं अनुसूची में। बट मूल संविधान में कितनी भाषा का पहले था? तो मूल में देख लेते हैं। मूल में तो कुल 14 भाषा थी, 14 लैंग्वेज थी मूल संविधान में। बट अभी कितना उल्लेख इसमें है? 22, मतलब इसमें बढ़ाया गया है। तो कौन कौन सी भाषाएं बढ़ाई गई हैं और कब बढ़ाई गई हैं, तो थोड़ा इसको देख लीजिए। ठीक, देखिए पहले थी 22 भाषा, पहले थी 14 भाषा, फिर बढ़ के वो कितनी हो गई? 22 भाषा। अगर 22 तो एक कब से बढ़ाई गई? तो देखिए इसमें जो है 1967 में सिंधी भाषा को बढ़ाया गया। कब? 1967 में सिंधी को बढ़ाया गया 1967 में। और उसके बाद जो है 1992 में यहाँ पर 3 लैंग्वेज को बढ़ाया गया। एक कोंकणी थी, एक मणिपुरी थी और एक नेपाली। तो कौन थी? कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 लैंग्वेज को कब बढ़ाया गया? 1992 में। उसके बाद फिर से जो है 2003 में 2003 में फिर से लैंग्वेज को बढ़ाया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संभाली। तो क्या है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संभाली। तो 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संभाली। देखिए अब यहाँ से क्रम से देखिए, 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संभाली। ठीक है, तो एक क्रम आप याद रखिए चाहे ना रखिए, बट आप ये याद रखिए कि इसमें जो भाषा का उल्लेख है 22 भाषाओं का उल्लेख है। किसमें? 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख कर रखा है। ठीक है, अब देखिए हमारे जो मूल संविधान का था जिसमें 8 अनुसूचियाँ थी वो तो हमने पढ़ लिया। तो पहले मैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा? संघ राज्य क्षेत्र और उसके केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में आप जब संघ राज्य क्षेत्र में कोई पदाधिकारी होगा तो उसके वेतन भत्ते का उल्लेख होगा, जो कि दूसरी अनुसूची में। तीसरे में अगर कोई वेतन भत्ते का उल्लेख कर रखा है तो शपथ भी ग्रहण करेगा, तभी तो पदाधिकारी बनेगा। शपथ ग्रहण का किस में उल्लेख है? तीसरी अनुसूची में। फिर चौथी अनुसूची देखिए थोड़ा सा अलग है, इसमें राज्यसभा के जो है सदस्य के प्रतिनिधि कहाँ से कितने आएंगे उसका उल्लेख कर रखा है। फिर जो है चौथी 5वीं अनुसूची को देखते हैं। 5वीं अनुसूची में क्या? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। और 5वीं 6वीं को मिलाकर पढ़िए। 5वीं में उनके प्रशासन के बारे में, 6वीं में उसके राज्यों का उल्लेख कर रखा है। ठीक है, तो राज्यों का क्या उल्लेख कर रखा है? असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, उसके बाद फिर से आ जाते हैं 7वीं अनुसूची पे। 7वीं अनुसूची में देखिए 7 से 7 होता है, 7 से सूची होती है, संघ राज्य और संबंधित सूची का उल्लेख कर रखा है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या? भाषा का उल्लेख कर रखा है। तो ये आपके जो है जुआ पे शायद आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। एक बार आप सिर्फ हमारे साथ पढ़ लीजिए इसको, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 8 अनुसूची के बारे में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से देख लिया और इसी वीडियो में आपको यह याद भी हो गया होगा, यह गारंटी है। ठीक है, अब देखिए अब बची हमारी 4 अनुसूचियाँ। कौन कौन सी अनुसूची? अनुसूची यहाँ 9वीं, ठीक, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक,
9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अब सबसे पहले देख लीजिए 9वीं अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची। पहले सबका क्रम देख लीजिए कब कब किसको जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 1951। इसको कब जोड़ा गया, 1951। ठीक है, सबका पहले जो है सन देख लेते हैं जब जब इनको जोड़ा गया। ठीक, 1951 में किसको जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर 10वीं को जोड़ा गया 1985। ठीक है, 1985। ये देखिए कैसे संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। संविधान संशोधन भी साथ साथ लिखते चलते हैं। तो देखिए ये प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया 1951 में। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया, एक एक करके पढ़ लीजिए, ठीक रहेगा। देखिए जब प्रथम संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया तो इसमें क्या क्या मामले रखे गए, इसमें भूमि सुधार संबंधी विषय रखे गए। तो विषय कौन से थे, भूमि सुधार संबंधित इसमें सब्जेक्ट्स को रखा गया। और इसको जो है 31B अनुच्छेद 31B के तहत इसको जो है संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो अनुच्छेद 31B के तहत इसको संरक्षण प्राप्त है। इसको संरक्षण प्राप्त है 31B के तहत, अनुच्छेद 31B है, 31B के तहत इसको संरक्षण प्राप्त है। और देखिए इसमें जो विषयों की संख्या है वो है टोटल 284। इसमें कितने विषय हैं या कितने कानून हैं, तो इसमें 284 प्रकार के कानूनों का उल्लेख कर रखा है। तो देखिए 9वीं अनुसूची को क्या है, 9वीं अनुसूची को 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें भूमि सुधार संबंधित कानून है और इसको जो है 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है। इसमें टोटल 284 कानून है। ठीक है, अब आ जाते हैं 10वीं अनुसूची पे। अब 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को 1985 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 1985 को इसको जोड़ा गया। और कैसरवा संविधान संशोधन, 92 संविधान 52 संविधान संशोधन। ठीक है, तो 1985 में जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसमें क्या इसमें उल्लेख कर रखा था, इसमें दल और बदल विरोधी कानून, इसको दल और बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें उल्लेख क्या है, दल बदल। इसमें दल बदल संबंधित जो है कानूनों का उल्लेख कर रखा है, क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, दल बदल संबंधित जो कानून है वो किसमें का उल्लेख कर रखा है, तो ये उल्लेख कर रखा है 10वीं अनुसूची में। इसको कब जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को 1985 को, 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। और फिर बात आती है 11वें संविधान संशोधन की। तो 11वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, तो 11वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 1992 में इसको जोड़ा गया। और संविधान संशोधन जो है 73वां संविधान संशोधन। तिहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसमें उल्लेख क्या कर रखा है, इसमें जो है पंचायत का उल्लेख कर रखा है। तो उल्लेख की बात आती है तो उल्लेख में आप लिखेंगे पंचायत।
इसमें क्या पंचायत का उल्लेख कर रखा है, मतलब एक ग्रामीण से संबंधित है। गांव में जो भी काम होते हैं, जो भी नियम बनते हैं, सब इसमें उल्लेख उसका कर रखा है, ठीक है। और इसमें कितने विषयों को रखा गया है, तो इसमें टोटल 29 विषयों को रखा है। तो कितने विषय हैं इसमें 29 सब्जेक्ट्स, इसमें 29 विषय को रखा गया है, ठीक है। किस में रखा गया है, ये हमें जो है 13वीं अनुसूची में रखा है। अब आ जाती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो कि हमारी लास्ट अनुसूची है, और इसको कब जोड़ा गया, तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, और 74वां संविधान संशोधन भी इसी वर्ष हुआ था 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन था ये, 74वां। संविधान संशोधन, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1992 में। और इसमें क्या उल्लेख कर रखा है, इसमें उल्लेख कर रखा है नगर पालिका के बारे में, एक ग्रामीण के बारे में उल्लेख कर रखा है 11वीं अनुसूची में। तो इन दोनों को हम जोड़ के पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है पंचायत गांव के बारे में, और इसमें क्या है नगर के बारे में उल्लेख कर रखा है। तो क्या है नगर पालिका, नगर पालिका का उल्लेख कर रखा है हमारे 12वीं अनुसूची में, लास्ट वाली अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख कर रखा है। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, इसमें 18 सब्जेक्ट हैं टोटल, ठीक है। 18 विषय का उल्लेख इसमें कर रखा है हमारे 12वीं अनुसूची में, जो कि नगर पालिका है, ठीक है। तो अब इसको देखिए समझिए, यहाँ पे ए चार्ट आप बना लीजिए। ये चार्ट आप बना लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। देखिए आप इस तरह याद करिए कि हमारा जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और भूमि सुधार से संबंधित मामले इसमें रखे हैं। और इसमें टोटल जो है 284 कानून है, और 31B के तहत इसको संरक्षण प्राप्त है। अब क्या है 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया, 1985 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दल बदल से संबंधित इसमें कानून है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची को देखिए, 11वीं और 12वीं को एक साथ पढ़िए कि इसको 1992 में, और 12वीं को 1992 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वीं में हमारी गांव से संबंधित जो कि ग्रामीण है, मतलब हमारा पंचायत, और 12वीं में हमारा नगर पालिका का उल्लेख कर रखा है। तो आप इस तरह पढ़ेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो आशा है कि आपको यह जो है अनुसूची है बहुत ही अच्छे से याद हो गई होगी। अगर याद हो गया तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और अनुसूची को आप बहुत ही अच्छे से शायद समझ गए होंगे। तो वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करिए, जिससे कि औरों को भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।